नमस्कार साथियों आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्यों बेहतरीन होने वाली है? इसलिए बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपकी साइंस की जितनी भी आपकी टीचिंग मेथड से जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम पूरे एक पीडीएफ में कंपाइल करके यहाँ पर लाए हैं और हम एक-एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी किसके बाद आपके टॉपिक वाइज़। जब से हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान की संरचना और प्रकृति डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो कौन-सा है? दूसरा टॉपिक हमारा प्राकृतिक विज्ञान और लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? इससे संबंधित जो-जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारा टॉपिक कौन-सा है? तो तीसरे नंबर पर हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है विज्ञान शिक्षण में जो नवाचार के जो आपके उद्देश्य रहते हैं, विज्ञान शिक्षण में क्या-क्या नवाचार हो रखे हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चौथा टॉपिक क्या रहने वाला है? चौथा टॉपिक आपके रहने वाला है विज्ञान की क्या-क्या शिक्षण विधियाँ है, उनसे संबंधित जो-जो आपके सिद्धांत दे रखे हैं, वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक कौन-सा रहने वाला है? उसके बाद हमारा रहने वाला है कि विज्ञान शिक्षण में जो पाठ्यक्रम या जो सहायक सामग्री होती है, उनसे संबंधित आपके क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बाद विज्ञान शिक्षण में जितने भी मूल्यांकन से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आपके नेक्स्ट जो यूनिट रहने वाली है वो रहेगी आपकी कौन-सी रहेगी? वो रहेगी दोस्तों आपकी कौन-सी रहेगी? वो रहेगी आपके उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण से जो-जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 8वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा विविध। जो-जो आपके अलग से जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है मतलब ये जो आपकी जो क्लास होने वाली है, ये पूरी आपकी फुल पैकेज होने वाली है, जिसमें आप 10 में से 10 पूरे नंबर ला सकते हैं साइंस की टीचिंग मेथड में। दोस्तों दावा करता हूँ कि यदि आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 में तो 10 आप बिल्कुल ला सकते हैं, आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है आपको पूरा वीडियो हमारी पूरी क्लास अच्छे से देखना है, उसके बाद इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन-सा है? तो सोलंकी एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों पीडीएफ को आपको क्या करना है? पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको कम से कम 3 से 4 बार क्या करना है? 3 से 4 बार उसको क्या करना है? रिवीजन करना है। तो आपको क्या हो जाएगा? आप 10 में से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना काम क्या करना पड़ेगा? इतना काम करना पड़ेगा और आपके 10 में से 10 नंबर क्या हो जाएँगे? आ जाएँगे। ठीक है? तो अब बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान क्या है? तो रिश्ता विज्ञान क्या है? तो विज्ञान आपके क्या है? आपके विज्ञान जो होता है वो तर्कपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान जो होता है वो आपके तर्कपूर्ण व्यवस्थित ज्ञान होता है। हम ना कोई ज़्यादा डिस्कस करेंगे, हम मेन-मेन चीज़ें देखेंगे और मेन-मेन क्वेश्चन के क्या देखेंगे? आंसर देखने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि विज्ञान की प्रकृति ठीक है, विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपके विज्ञान के संप्रश्य शामिल किए जाते हैं, प्रविधियाँ शामिल किए जाते हैं, विज्ञान के सामाजिक पक्ष शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो विज्ञान के आर्थिक पक्ष होते हैं दोस्तों, वो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। तीसरा आपके दे रखा है कि विज्ञान तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा आपके दे रखा है कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? विज्ञान सृष्टि का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, ये जो कथन दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? ये सत्यपाल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सत्यपाल के नाम के द्वारा वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत कौन-सा आता है? तो वैज्ञानिक नियम जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। आपके ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता है। केवल क्या आता है? जो विज्ञान के नियम होते हैं वो आपके विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त-व्यस्त भिन्नता के तर्कपूर्ण विचार को नियमित करने के प्रयास को विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये विज्ञान की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त-व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली नियमित करने के प्रयास को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान नैसर्गिक वातावरण हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या करता है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जेकोब्सन के द्वारा दी गई थी। क्या परिभाषा दी गई थी? जेकोब्सन के द्वारा कहा गया था कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना वृत्तांत का अनुसंधान व्याख्या है। ठीक है, अनुसंधान व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा आपके जेकोब्सन के द्वारा दी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये जो की गई थी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली देखने तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको या उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु विज्ञान वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन दे रखा है, विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन, उनकी क्रियाओं के आदतों तथा वे अपने पास जो वे करते हैं जिनका मूल्य निर्धारण करने में यह कथन किसने दिया है। ठीक है, ये वाला कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये थर्बर व कोलेट के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, थर्बर व कोलेट के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित के अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब 10वीं तक की कक्षा में आपके विज्ञान और गणित सामान्य मतलब कंपलसरी पढ़ाना ही पढ़ाने चाहिए, ये किसने कहा था, तो ये आपके कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था। किस आयोग के द्वारा कहा गया था, कोठारी आयोग ने कहा था कि जो आपके विज्ञान और गणित जो होती है वो कंपलसरी रूप से 10वीं तक तो पढ़ानी ही चाहिए, और अभी वर्तमान में पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ने रखा है कि विज्ञान की प्रकृति को किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है, तो ज्ञान प्रक्रिया समाज की जो अंतःक्रिया है उसके द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है, ज्ञान प्रक्रिया और समाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, पहला दे रखा है विज्ञान प्रक्रिया है वह साथ की उस प्रक्रिया का उत्पाद भी है, विज्ञान में एकत्र ज्ञान के भंडार का बहुत महत्व है, विज्ञान ज्ञान सार्वभौमिक है और विज्ञान में वैज्ञानिकों निष्कर्षों के सामान्यीकरण की पूर्व संभावना है। तो आपके कौन सा प्रस्तुत नहीं करता है पूरी तरह से, तो आपके जो बी जो ऑप्शन दे रखा है विज्ञान में एकत्र ज्ञान के भंडार का बहुत महत्व है, तो ये जो है आपके विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही से नहीं बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान इसके बिना विकसित नहीं हो सकता है। विज्ञान किसके बिना विकसित नहीं हो सकता है, दोस्तों विज्ञान जो है आपके गणित के बिना विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान और गणित दोनों विषय क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक संभव को खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब बालकों को बताना कम है और उन्हें खोजने के लिए ज्यादा प्रेरित करना है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह कथन कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 15वां कि विज्ञान से संबंधित तथ्यों का अवलोकन कर नीचे सही विकल्प की पहचान करनी है। तो सही विकल्प कौन सा है, 1 2 3 4 आपकी क्या है दोस्तों, सही विकल्प है। बाकी 5वां ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, गलत दे रखा है। तो क्या क्या ऑप्शन है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, बिल्कुल है, विज्ञान एक सामाजिक संस्था है, बिल्कुल है, विज्ञान के तथ्य व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा दे रखा है कि विज्ञान की ज्ञान की प्रकृति तरल रूप में है, बिल्कुल करेक्ट है। विज्ञान के ज्ञान का पक्ष अंतिम व शाश्वत है, अंतिम नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतिम नहीं होता है, तो 5वां ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उत्पाद व प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। निम्न में से विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है, कौन सा गुण विज्ञान के शिक्षक में नहीं होता है, तो मेधावी छात्रों का पक्ष लेना। तो दोस्तों नॉर्मली मेधावी छात्रों का हमेशा पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या होना चाहिए, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण कौशल का उसे ज्ञान होना चाहिए। और क्लास में चाहे मंद बुद्धि बच्चों हो या फिर आपके कोई से भी बच्चे हो, सभी बच्चों पर क्या देना होना चाहिए, समान रूप से ध्यान देना चाहिए। विज्ञान की जिस शाखा का आरंभ गणित के माध्यम से नहीं किया जाता है वह बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, यह कथन कॉमेट के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, कॉमेट के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान की प्रकृति से कौन सा तथ्य संबंध नहीं रखता है। दोस्तों विज्ञान का ज्ञान शाश्वत है, यह मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि विज्ञान का ज्ञान क्या होता है, शाश्वत नहीं होता है। विज्ञान की प्रकृति तरल होती है, बिल्कुल करेक्ट है। विज्ञान ज्ञान के परिवर्तन की प्रक्रिया ही, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और विज्ञान ज्ञान के संशोधन की प्रक्रिया ही, ये भी आपकी करेक्ट है। लेकिन विज्ञान शाश्वत नहीं होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट इससे पढ़ लेंगे, तो दोस्तों मैं 101% कर रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। जब आप एक बार क्लास देख लेंगे, 2 बार क्लास देख लेंगे, लेकिन आप सुनते हैं और देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें जल्दी सीखने को मिलता है। केवल देखकर पढ़कर नहीं सीख सकते, आप चलिए सुनिए, एक बार नहीं आप 2 बार इस क्लास को देखिए, उसके बाद आराम से आप पीडीएफ का रिवीजन करना। मैं 101% कह रहा हूँ, आप 10 में से 10 नंबर डायरेक्ट शिक्षण वीडियो से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भरोसा रखिए, हम ऐसे नहीं कर रहे, कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच समझकर हम इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विज्ञान में तथ्यों के विशेष क्रम का बहुत महत्व होता है। जैसे आवर्त तालिका में तत्वों का उनको क्रम में याद करने के लिए कक्षा में एक विशेष स्थान लिखकर प्रदर्शित करते हैं, जिससे बच्चे जानकारियों को क्रमवार संयोजन करते हैं, विश्लेषण करने संश्लेषण करने का कौशल विकसित करते हैं। इस प्रविधि को जाना जाता है, इस प्रविधि को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रोमोलोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रोमोलोग के नाम से जाना जाता है। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो आपको बताना है कि किस किसका विज्ञान के द्वारा आपके विकास होता है। तो दोस्तों ए, बी और सी आपकी निष्पक्षता का भी होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी होता है, वैज्ञानिक स्वभाव का भी होता है, स्थायी मानव स्वीकृति का विकास नहीं होता है इससे। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विज्ञान से किसका विकास होता है? आपके निष्पक्षता का होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है, वैज्ञानिक स्वभाव का होता है और साथ में आपके, ठीक है, इन तीनों का होता है, बाकी आपके स्थायी मानस प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञान है, विज्ञान क्या है? अनुभव आधारित निरीक्षणों की एक श्रृंखला है, प्रयोग में सिद्ध ज्ञान है, प्रत्योयन सिद्धांतों को निर्माण करने वाला है या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी है। विज्ञान आपके अनुभव पर ही आधारित होता है, प्रत्योयन सिद्धांतों पर आधारित होता है और आपके मेन रूप से आपके प्रयोगों पर तो आधारित होता ही होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। विज्ञान में क्या होता है दोस्तों? नई चीजें आती रहती है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, हम किसी किसी चीज को खोज लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट है। विज्ञान की प्रकृति दोस्तों अस्थिर नहीं होती, ये क्या होती है? सॉरी, विज्ञान की प्रकृति जो होती है वो अस्थिर होती है, स्थिर आपकी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान क्या होता है दोस्तों? बदलता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे सिद्धांत बदलते रहते हैं वैसे वैसे विज्ञान भी बदलता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो पहला यूनिट था, ठीक है, पहला यूनिट क्या था हमारा? पहला यूनिट देख सकते हैं आप, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। 101% इसी पीडीएफ में से आपके क्वेश्चन छप जाएंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वाली टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रखा है प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य। अब प्राकृतिक विज्ञान के हमारे लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है दोस्तों छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। कैसा दृष्टिकोण उत्पन्न करना? छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ही क्या होता है? हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देश का कार्य करते हैं, बिल्कुल। केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्राप्त उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? ये समान नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया था वो बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया जाता है? जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसका वर्गीकरण दोस्तों 3 बार में किया जाता है या 3 पक्षों में किया जाता है। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये भी किसके द्वारा किया गया था? बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया था। हालांकि ये एग्जाम में पहले पूछा गया था आरटेट 2012 में, तो उस समय रीट का एग्जाम आरटेट के नाम से जाना जाता था। उस समय इस क्वेश्चन का बोनस दिया गया था। ठीक है, भावनात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? तो ये आपके अनुमूल्यन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुग्रमूल्यन या फिर विश्लेषण? तो दोस्तों आपका आता है प्रत्यक्षीकरण। किससे संबंधित है? आपके गत्यात्मक उद्देश्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो आपके संबंधित है ये किससे संबंधित है? आपके संज्ञानात्मक से संबंधित है। उदाहरण देना, संबंध देखना, व्याख्या करना, विभेद करना आदि मानसिक योग्यताएं किस प्रकार के उद्देश्य से संबंधित होती है? तो ये आपके सृजनात्मक से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? ये आपकी सृजनात्मकता से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है घोषणा करना, गणना, जांच, प्रदर्शन, अनुमान इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्य विधानात्मक पक्ष से कौन से स्तर से संबंधित होती है? तो ये जो संबंधित होती है ये आपके प्रयोग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? प्रयोग से संबंधित होती है। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्यात्मक सूचक की क्रिया होती है? तो दोस्तों आपके सुनना भी होती है और आपके रेखांकित करना भी होती है। किससे संबंधित होती है? ये आपके कार्यात्मक क्रिया से संबंधित होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थी अम्ल और क्षार में अंतर वर्गीकरण कर लेता है, इसका कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है। मतलब विद्यार्थी अम्ल और क्षार में अंतर कर लेता है कि ये किस प्रकार की जानकारी है, ये उसके अवबोध की जानकारी हो चुकी है। विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपके सृजनात्मक और प्रयोगीकरण करके उसको प्रोत्साहित कर उसको किसमें आपके विषय में क्या करना, उसको निपुण को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक जो स्तर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है आपके दोस्तों तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषता नहीं होती है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषता नहीं होती है, तो आपके नॉर्मली आपके इसमें कालांश समय 25 से 30 मिनट का होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपके कालांश का समय 25 से 30 मिनट नहीं होता है, ये लगभग आपके 45 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का घटक नहीं है। तो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का घटक कौन सा नहीं है, आर्थिक दशा हमने पहले भी डिस्कस किया था। आर्थिक दशा जो होता है या आर्थिक दशा जो होती है वो आपकी वैज्ञानिक दशा का मतलब वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का घटक नहीं होता है। किसी विद्यार्थी का मनोवैज्ञानिक बनना किस प्रकार का विज्ञान है, तो मनोवैज्ञानिक बनना ये लक्ष्य उसका क्या है, विद्यार्थी का वैज्ञानिक बनना क्या है, विज्ञान का लक्ष्य होता है। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम क्यों निर्माण किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि कितनी होती है, सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि 6 मिनट है। दोस्तों 45 मिनट तो 45 वो तो घंटे होते हैं, मैंने आपको ये गलत बता दिया, गलती सॉरी माफ, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, वो हमने गलती से हो गया था दोस्तों। क्योंकि वो 45 मिनट वो कितना होता है आपके 6 मिनट होता है, वो मैंने 45 घंटे वो आपके जो अलग से होते हैं आरटी वगैरह मैंने उसका बता दिया, लेकिन नॉर्मली सूक्ष्म शिक्षण की कितनी समयावधि होती है आपकी 6 मिनट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं होता है। तो बजट बनाना क्या होता है, शिक्षक का कार्य नहीं होता है। किसवा दे रखा है निम्न में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCEM कौन सी पद्धति, RCEM पद्धति होती है के अंतर्गत सृजनात्मक का वर्ग में सम्मिलित नहीं होता है। तो सत्यापित करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यक्रम की निम्नलिखित में से कौन सी वेदता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो ये कौन सी होती है, प्रक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं फुस्ट का कि जो फुस्ट होता है उसका पैराडाइम किस अंतर संबंधित को इंगित करता है। तो फुस्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये किस पर अपडेट करता है, तो ये करता है आपके उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव और मूल्यांकन की प्रक्रिया पर। बोध के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो दोस्तों बोध के अंतर्गत आपका रचना करना नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपके अनुवाद करना, ठीक है, व्याख्या देना, उल्लेख करना, ये सब आते हैं, लेकिन रचना करना बोध के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा होता है। तो ज्ञान जो होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष का क्या होता है, निम्नतम स्तर होता है। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के में एक विशिष्ट उद्देश्य बनाती है, विद्यार्थी ऑक्साइड का वर्गीकरण उसके घुलनशीलता के गुणों के आधार पर कर सकेंगे। इसमें विशिष्ट उद्देश्य, इसमें विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, तो बोध जो होता है इसमें विशिष्ट उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ध्यान देना, सूची बनाना, व्यवस्थित करना, जांच करना आदि व्यवहारिक या व्यवहारिक प्रक्रिया क्रियाएं हैं, ये किससे संबंधित है, तो ये ज्ञानात्मक और आपके भावनात्मक पक्ष दोनों की संबंधित क्रियाएं है। इकाई परक का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक भर नहीं दिया जाता है, तो ज्ञानोपयोग को अंक नहीं दिया जाता है, बाकी आपके अवबोध को दिया जाता है, अभिवृत्ति को दिया जाता है और आपके कौशल को भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है इकाई परक का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक बार नहीं दिया जाता है, तो आपके ज्ञान उपयोग को नहीं दिया जाता है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से विज्ञान का प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। तो विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों आपके छात्र के खाली समय का उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य आपके नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है RCEM प्रणाली द्वारा उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है, इसके अंतर्गत दोस्तों कौशल आपके सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी अभी कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं, बोध भी शामिल किया जाता है, अनुप्रयोग भी शामिल किया जाता है और आपकी सृजनात्मकता भी शामिल की जाती है। तो दोस्तों हमने दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। दूसरे टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक की तरफ।
तीसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है विज्ञान शिक्षण में नवाचार। तो विज्ञान शिक्षण में क्या-क्या नवाचार हो चुके हैं, उनसे संबंधित हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके बी.एफ. स्किनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बी.एफ. स्किनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद कौन-सा होता है? आपके रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन विधि होती है, उसमें जो अंतिम पद होता है वो कौन-सा होता है? वो आपके परीक्षण पद होता है। कौन-सा पद होता है? आपके अंतिम पद जो होता है वो आपके परीक्षण पद होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेखीय अनुक्रमित अन्वेषण के निम्नलिखित में से कौन-सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय उसके से संबंधित होता है? तो निश्चित रूप से कौन-सा होता है? ये होता है आपके शिक्षण पद। कौन-सा होता है? आपके शिक्षण पद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है आपकी कि शाखीय अभिक्रमित अनुरेषण के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर को क्या माना जाता है? आपके शाखीय अनुक्रमित अनुरेषण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जो पैनल चर्चा होती है इसको आपके आपके प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपके हैरी ए आवर स्टेट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हैरी ए आवर स्टेट को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है? दोस्तों वर्तमान में जो आपके विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोग की जाती है वो आपके कंप्यूटर सहायतित प्रशिक्षण उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान शिक्षण में सेमिनार क्या है? तो विज्ञान शिक्षण में सेमिनार एक प्रकार के नवाचार है। क्या है? आपकी एक प्रकार के नवाचार है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार माना जाता है? तो दोस्तों चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस मतलब कि बैठक वगैरह बनाना, साइंस और टेक्नोलॉजी फेयर करना मतलब कि मेले लगाना, चिल्ड्रन साइंस सेमिनार्स करना, तो तीनों चारों ही क्या है आपके दोस्तों इससे संबंधित किए जाते हैं। तो ये चारों ही क्या है आपके विज्ञान शिक्षण में नवाचार के उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपके दे रखा है शिक्षा में नवाचार किससे संबंधित होता है? तो शिक्षा में नवाचार दोस्तों शिक्षणों में नवीन प्रयोग मतलब शिक्षा में क्या क्या करना, नवीन प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा में नवाचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्य से इत्यादि रखकर पर सुनाओ प्रोत्साहन। तो दोस्तों पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन को आपको क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था। और नॉर्मली दोस्तों आपकी सभी होती है इसमें समावेश किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना के पदों का सही क्रम क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों पहला होता है अदा, फिर होता है प्रक्रिया और फिर होता है प्रदा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका सही क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एनसीईआरटी ये हो चुका है बाला का पूरा रूप क्या है? जो BALA होता है इसका पूरा रूप क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका पूरा रूप होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्या होता है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। पाठ्य योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों आपके शिक्षकों की क्षेत्र उसकी औसत आयु थी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावित करता है, छात्रों की औसत आयु करती है, छात्रों का मानसिक स्तर करता है, लेकिन शिक्षकों की औसत आयु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर छात्र की बात हो रही है तो शिक्षक का हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें प्रस्तुतिकरण वाला कोई भी पद नहीं होता है। बाकी आपके विशिष्ट तैयारी आपकी होती है, विशिष्टीकरण होता है और तुलना अंश आचार्य भी होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे आपसे पूछा गया है कि विज्ञान में पाठ्य योजना, ठीक है, क्या पूछा गया है कि विज्ञान में पाठ्य योजना मुख्य रूप से किस विचार में प्रदर्शित होनी चाहिए? तो दोस्तों ये आपके पाठ्यक्रमीय लक्षण व अधिगम प्रतिफल हेतु प्रदर्शित होनी चाहिए। तो नॉर्मली दोस्तों कक्षा की औसत बाल की आवश्यकता पूर्ति होती है ऐसा नहीं होता है, माता पिता की संतुष्टि ऐसा नहीं होता है, छात्रों को कार्य देना ऐसा नहीं होता है। मेन रूप से किससे संबंधित होती है? तो ये आपके पाठ्यक्रम को लक्ष्य पूरा करना मतलब पाठ्यक्रम में जो दिया है उसका लक्ष्य पूरा करना और जो बच्चा क्या सीख रहा है अधिगम कर रहा है उसका फल हमें मिलना चाहिए। निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों मानव शरीर के विभिन्न जो संस्थान होते हैं वो किससे संबंधित होता है? आपके इकाई योजना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने तीसरा टॉपिक जो था हमारा वो भी डिस्कस कर लिया है। उसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हम डिस्कस कर लिए। अब चलेंगे विज्ञान के शिक्षण वीडियो की तरफ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? हमारा चौथा जो यूनिट है इसे चौथा टॉपिक बोल सकते हैं। विज्ञान की जितनी भी शिक्षण वीडियो से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत पर आधारित है आपके करके सीखना मतलब पहले करना और उसको फिर सीखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? तो दोस्तों आपके मूल्यांकन भी वैज्ञानिक है, मनोदैहिक भी वैज्ञानिक है, प्रश्न वाले भी वैज्ञानिक है, लेकिन जो कहानी विधि होती है वो आपके कौन सी विधि होती है? ये आपके अमनोवैज्ञानिक होती है, ये आपके वैज्ञानिक विधि नहीं होती है।
निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि मानी जाती है? तो दोस्तों कहानी विधि क्या मानी जाती है? सबसे प्राचीन शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन दोस्तों ये वैज्ञानिक नहीं होती। ये किस प्रकार की होती है? ये अवैज्ञानिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जी स्टैनली हॉल ने कौन-सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था? तो जी स्टैनली हॉल जो थे उन्होंने आपके प्रश्नावली विधि को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। तो प्रश्नावली विधि का संबंध किससे है? स्टैनली हॉल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो मानसिक निष्कर्षों को कौन महत्व प्रदान करती है? ये जो आपके प्रदान करती है वो आपकी समस्या समाधान विधि प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी बाल केंद्रित विधि है? तो बाल केंद्रित विधि तो कौन सी होती है? आपकी प्रोजेक्ट विधि भी होती है, समस्या समाधान विधि भी होती है, प्रयोगशाला विधि वो भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं होती है? पहले हमसे पूछा गया है कि कौन सी होती है, अब पूछा गया है कि कौन सी नहीं होती। तो प्रोजेक्ट विधि भी होती है, प्रयोग विधि भी होती है, प्रयोगशाला विधि भी होती है। लेकिन दोस्तों व्याख्यान विधि जो होती है वो बाल केंद्रित विधि नहीं होती है। जब बच्चा उच्च स्तर में आ जाता है, जब कॉलेज वगैरह में आ जाता है, तो उसके बाद उसको कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है? उसके बाद उसको आपके व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें आपकी कहानी के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो आपकी प्रयोजना भी है, समस्या समाधान भी है, प्रयोगशाला भी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का पद्धति का दोष नहीं है? तो दोस्तों नॉर्मली प्रोजेक्ट विधि के क्या होते हैं? दोष होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा दोष नहीं है। शिक्षण अपूर्ण एवं निःशुल्क होता है, बिल्कुल करेक्ट है। व्यय साध्य पद्धति होती है, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता होती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, ये इसका दोष नहीं है। ठीक है, ये क्या है? इसका गुण है। क्या ये इसका गुण है? ये दोष नहीं। शिक्षण की प्रयोजना विधि किसके दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है? अब शिक्षण में प्रयोजना विधि प्रस्तुत की जाती है, किससे संबंधित होती है? तो डीवी से संबंधित होती है। ठीक है, डीवी इसका पूरा नाम नहीं है, डीवी एक वैज्ञानिक है। उन्होंने किस विधि को बढ़ाया था? उन्होंने प्रयोजना विधि को सबसे ज्यादा बढ़ाया था। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी थी? तो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने विज्ञान की आपकी प्रयोजना विधि को दिया था। कौन सी विधि को दिया था? डीवी का मतलब ये दोस्तों यही होता है, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। ठीक है, डीवी डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के अध्ययन के किससे अधिनियम से संबंधित है? पूछा गया है कि विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित कौन सी विधि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का अनुसरण करती है? तो दोस्तों आपकी प्रयोजना जो विधि होती है वो आपके थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का क्या करती है दोस्तों? अनुसरण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? एक्वेरियम विकसित करने के लिए हम प्रोजेक्ट विधि का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड मेथड है, न कि ध्यानार्जन करना? तो ये जो विधि है दोस्तों ये हमें क्या दिया गया था? इसमें बोनस दिया गया था जब एग्जाम हुआ था। तो नॉर्मली इसका क्वेश्चन हमें नहीं करना है, इसमें हमें बोनस दिया था। मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, परियोजना विधि में मुख्यतः कितने सोपान प्रयुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों मुख्यतः 4 सोपान प्रयुक्त किए जाते हैं। कितने प्रयुक्त किए जाते हैं? 4 सोपान प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखे प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो आपके दोस्तों आनुवंशिकता का जो नियम होता है वो आपके प्रोजेक्ट नियम से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है कि वैज्ञानिक विधि का अंतिम सोपान क्या होता है? वैज्ञानिक विधि का जो अंतिम सोपान होता है वो होता है आपके निष्कर्ष। तो दोस्तों नॉर्मली हम लास्ट में क्या निकालते हैं? निष्कर्ष ही निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि अमेरिका के किन प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री के सम्मिलित द्वारा प्रयास का नतीजा है? जो प्रोजेक्ट विधि बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नॉर्मली सबको बताया दोस्तों, किलपैट्रिक का नाम तो पहले आएगा ही आएगा, उसके बाद जॉन डीवी भी है आपके, और स्टीवेंसन भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति बनाने का कारण ये है कि क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया छात्र में यह अधिगम एक सेकेंड यह अधिगम प्रक्रिया छात्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसलिए विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले जो तकनीक होती है उसे क्या माना जाता है? एक प्रभावी नीति मानने का कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान विधि का प्रथम सोपान क्या होता है? अब वैज्ञानिक विधि जो होती है उस विधि का प्रथम सोपान क्या होता है? उसका प्रथम सोपान आपके सोपान होता है समस्या का क्या करना? अनुभव करना। अवलोकन विधि का अर्थ क्या होता है? अवलोकन विधि का अर्थ होता है प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन करना, छात्रों को पर्यटन स्थल पर ले जाकर वस्तु का अवलोकन करना, कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन करना। तो दोस्तों ये सभी क्या होते हैं? आपके अवलोकन विधि के अर्थ होते हैं। शिक्षण विधि
शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, किसके द्वारा कहा गया था? ये बाइनिंग के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बाइनिंग का के द्वारा कहा गया था। विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का क्या महत्व नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि क्या महत्व नहीं होता है। एकाग्रता एवं आत्मविश्वास का विकास करने में सहयोगी होता है। व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने में सहयोगी, दोस्तों ये इसका क्या होता है? ये इसका महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व नहीं होता है। बाकी आपकी निपुणता कुशलता प्राप्त करने के लिए विज्ञान संबंधी कुशलता का विकास करने में सहयोगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रोजेक्ट का वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी? ये आपके किल पैट्रिक के द्वारा दी गई थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्हें कहा था कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के माध्यम से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कौन से वातावरण में किया जाता है? सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों के विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। बाकी आपके विद्यार्थियों के अस्तित्व समय का उपयोग करना होता है। मापन भौतिकी को विकसित करना, ये भी होता है। अवलोकन प्रविधि के लिए उपयुक्त तथ्यों की पहचान करें, तो आप कौन सा सही लगता है वो आपको बताना है। इसमें ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग होता है। किसी तथ्य या घटना की वास्तविक जानकारी की ज्ञान होता है। अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग होता है। दोस्तों ये इसका बिल्कुल मेन इसका रीजन यही होता है कि अवलोकन में ज्यादातर हमें कान और हमारे वाणी का प्रयोग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि को लक्ष्य केंद्रित माना जाता है? तो दोस्तों आपकी समस्या समाधान जो विधि होती है, इसे क्या माना जाता है? लक्ष्य केंद्रित माना जाता है। अनुसंधान विधि के दोष क्या क्या होते हैं? तो अनुसंधान विधि के जो दोष होते हैं वो होती है, इस पद्धति में बालक निरंतर क्रियाशील रहते हैं। तो दोस्तों अनुसंधान विधि में बालक निरंतर निरंतर जो क्या होते हैं वो आपके क्रियाशील नहीं होते। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नहीं नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, इस पद्धति के लिए 2 अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी क्रियाशील बालक निरंतर क्रियाशील होते हैं। यह विधि बालक में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सृजन करती है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, तो वो भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है, वो आपको बताना है। तो प्रदर्शन विधि जो होती है वो बाल केंद्रित नहीं होती है। प्रोजेक्ट विधि होती है, समाधान विधि भी होती है, प्रयोगशाला विधि भी होती है, लेकिन आपकी प्रदर्शन विधि बाल केंद्रित नहीं होती है। ठीक है, उपलावकता कौन सा नियम आपसे पूछा गया है? उपलावकता का सिद्धांत किस विधि से में पढ़ाए जाएंगे? तो ये दोस्तों ये जो पढ़ाया जाता है ये आपके प्रयोग प्रदर्शन विधि में पढ़ाया जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बालक में विज्ञान के प्रश्नों को शीघ्रता एवं शुद्धता से हल करने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? अभ्यास कार्य। ठीक है, अगर बालक को शीघ्र सिखाना है और हल प्रयुक्त करना है तो अभ्यास कार्य करवाया जाएगा, तो बालक जल्दी सीखता है। वैज्ञानिक चिंतन की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? अवलोकन करना, प्रयोग करना, परिकल्पन करना, ये सभी कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है? ठीक है, पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि है, कौन सी विधि है? तो दोस्तों एक रखा है, समस्या को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने की विधि, समस्या का समाधान करने की विधि, अनुसंधान करने से संबंधित व्यक्ति है, या फिर एक वैज्ञानिक प्रणाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके चारों ही आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चारों ही क्या आपकी ही वैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों हमारी जो चौथी यूनिट थी, ठीक है, जो चौथी यूनिट जैसे फोर्थ टॉपिक भी हम बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम और जो सहायक सामग्री होती है, जैसे 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली 100% पूछे जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इस पीडीएफ में से आपको जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि इस पीडीएफ से ही क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए। बस आपको दोस्तों हम पर क्या रखना है? विश्वास रखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है? मतलब हम क्या उसको सुन भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। ऐसा कौन सा होता है? दूरदर्शन होता है। दूरदर्शन पे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य उपकरण में सम्मिलित नहीं होता है? चलचित्र भी होता है, टेलीविजन भी होता है, लैपटॉप भी होता है, लेकिन चित्र विस्तारक इसमें शामिल नहीं होता है। विज्ञान शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपके विज्ञान क्लब। ठीक है, इसमें कौन सा आता है? आपके विज्ञान क्लब आता है। बाकी चार्ट तो नॉर्मल मॉडल आपके सब में आते हैं, बुलेटिन बोर्ड भी आते हैं, लेकिन विज्ञान क्लब अब जो होता है वो विज्ञान शिक्षण में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सामयिक सामग्री का लाभ नहीं होता है? महंगी सामग्री, ये कोई लाभ नहीं होता है दोस्तों। महंगी सामग्री होना ये कोई लाभ नहीं है। बाकी आपके प्रेरणा व रोचकता होती है, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी होती है, और सदृढ़ ज्ञान की क्या करती है? प्राप्ति संभव करवाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में सविधर शिक्षण सामग्री के उपयोग का सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। तैयारी का सिद्धांत है, प्रस्तुति का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, लेकिन ये अवलोकन का सिद्धांत आपके नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड किस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय बोर्ड जो प्रयुक्त किया जाता है वो चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान क्लब का मुख्य परिणाम क्या होता है? विज्ञान क्लब का जो मुख्य परिणाम होता है वो होता है आपके सृजनात्मक व संगठनात्मक क्षमता विकसित करना। ठीक है। कौन सी क्षमता विकसित करना? संरचनात्मक व संगठनात्मक क्षमता विकसित करना। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है? तो दोस्तों आपके गत्ते का डिब्बा जो होता है वो आपके सुरक्षा का उपकरण नहीं है। बाकी आपके अग्निशमन यंत्र, कंबल, बालू मिट्टी से भरी बाल्टी, दोस्तों हम इनसे क्या कर सकते हैं? हम इनसे प्रयोगशाला में यदि आग लग जाए तो हम इनसे आग को बुझा सकते हैं। बाकी आप गत्ते का डिब्बा लेकर आग को कैसे बुझाएंगे? अग्निशमन यंत्र से बुझा सकते हैं, कंबल से बुझा सकते हैं, बालू की भरी मिट्टी ला सकते हैं, उसको आप आग पर डाल सकते हैं। ओके। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होते हैं वो आपके किससे संबंधित है? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान किट है। विज्ञान किट क्या है? जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होता है। विज्ञान उपकरणों का एक बॉक्स है। क्या है? विज्ञान उपकरणों का एक बॉक्स है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होती है? तो वो होती है प्रत्यक्ष अनुभव करना। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो दोस्तों हम क्या करेंगे? उसे ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चों को बोलना पसंद होता है या बच्चे बोलना पसंद करते हैं, ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे। एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण का साधन प्रकार कौन सा है? तो ये है क्रियात्मक साधन है। कौन सा है आपके क्रियात्मक साधन इसमें आता है? ओके। विज्ञान शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। विज्ञान की महत्ता पर बल देना चाहिए, विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान पर देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं होती है? तो दोस्तों ग्रामोफोन जो होता है वो आपके दृश्य में शामिल नहीं होता है। इसे हम क्या सकते हैं? सुनने में, श्रव्य में शामिल होता है। इसे हम सुनने में सहायक लेते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम की सहगामी है? तो दोस्तों आपके विज्ञान मेला जो होता है वो आपके इसमें शामिल किया जाता है। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण कौन सा है? ये है आपकी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमारा दे रखा है निम्न में से कौन सा सव्य दृश्य सामग्री, मतलब सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं, ऐसा कौन सा है? दोस्तों ये है आपकी कौन सा है? ये है आपकी वृत्त चित्र। ठीक है। इसमें क्या आता है? आपकी वृत्त चित्र आता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री जिसे हम सुन सकते हैं? तो ग्रामोफोन को हम सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पांचों यूनिट से संबंधित वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन से संबंधित जो जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न हम क्या करेंगे? हम उसको डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ओके। तो विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन से संबंधित पहला प्रश्न दे रखा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षक की उपलब्धि को मापना भी होता है और आपके सीखने की कमी का निदान और उपचार करना भी होता है। तो इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर बीईडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, जबकि इसका क्षेत्र क्या होता है? आपके व्यापक होता है। ओके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? ये सभी में होता है। आवधिक पहलू भी होता है, निरंतरता भी होती है, सर्वतोमुखी भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? तो दोस्तों अच्छे परीक्षण के मानदंड में क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन अति व्यापकता नाम की कोई भी चीज इसमें नहीं होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है आपकी शैक्षिक और शैक्षिक दोनों। अब इसमें शैक्षिक भी आता है दोस्तों और आपके शैक्षिक भी आता है। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्रमबद्ध क्रिया प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है, ये क्या कहलाती है? दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये मूल्यांकन की परिभाषा ही है। तो मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है? एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मूल्यांकन ही कहा जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना है, उसमें सुधार लाना ही क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है।
प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षण विधि को भार, इस प्रकार का कोई भी इससे संबंधित नहीं है। बाकी उद्देश्यों का भार, प्रश्न के प्रकार का भार और विषय वस्तु इससे संबंधित होता है। एक प्रश्न के उत्तर में छात्र अपने विचार विषय के पक्ष अथवा विपक्षी में किसी तर्क के साथ रखता है, वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप इसे किस प्रकार का प्रश्न कहेंगे? इसे हम दोस्तों विचार विमर्श का प्रश्न पत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? विचार विमर्श का इसे प्रश्न पत्र कहेंगे। CCE, CCE क्या पूछा गया आपसे? CCE। तो CCE का पूर्ण रूप क्या होता है? CCE का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये रचनात्मक मूल्यांकन है, बिल्कुल गलत है। ये संकलनात्मक मूल्यांकन है, बिल्कुल है। ये वर्ष पर्यंत मतलब लगातार चलता रहता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये वर्ष एक बार ही नहीं होता है, ये वर्ष भर क्या होता है? चलता रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण कौन सा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण क्या होता है दोस्तों? इसका एक प्रमुख गुण होता है कि ये संपूर्ण विषय वस्तु को करना, इसमें विषय वस्तु को शामिल करना क्या होता है? संभव होता है। मतलब हम पूरे सिलेबस को इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि निबंधात्मक परीक्षा के बारे में सत्य क्वेश्चन कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता है। निबंधात्मक में क्या होता है? सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना नहीं होता है। इसमें आपको ये वैध नहीं होती है, ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोग होती है और ये कम विश्वसनीय होती है। ठीक है, निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसे क्या माना जाता है? कम विश्वसनीय माना जाता है। छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या किया जाता है? चिंता एवं तनाव आपके कम करने के लिए उपयोगी होती है, छात्र का तनाव कम करने के लिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तन को मापने की नहीं है? नियत कार्य तथा दत्त कार्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षा का मानदंड नहीं है? तो व्यक्तिपरकता में पहले भी आपको बता चुका हूँ, व्यक्तिपरकता इसमें शामिल नहीं होती है। बाकी आपकी वस्तुनिष्ठता, वैधता और आपकी विश्वसनीयता शामिल होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों के विद्यालय एवं सर्वविद्यालयी पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व का क्या करना? विकास का मूल्यांकन करना। CCE में संवेगात्मक कौशल, CCE में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अधिगम में वृद्धि करना इसमें शामिल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि CCE में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं, कौन सा शामिल नहीं किया जाता है? तो अधिगम में वृद्धि करना इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संकल्पना मानचित्र प्रयुक्त नहीं हो सकता है। दोस्तों पाठ के योगात्मक आकलन में आपका क्या होता है? संकल्पना मानचित्र प्रयुक्त नहीं हो सकता है। अब आप दोस्तों बहुत सारे इसमें से सोच रहेंगे स्टूडेंट कि मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय नहीं है। 27 फरवरी आपके आने वाला है और आपका एग्जाम आने वाला है। इसलिए हम जितना जल्दी हो सके इसको जितना खत्म कर सके जल्दी उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप क्या कर सकते हैं? जल्दी से जल्दी आप इसका रिविजन भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं? तो दोस्तों आपकी योजना जो होती है वो एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विविधाधिकारिता भी होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा गुणात्मक पक्ष नहीं है? तो दोस्तों आपके निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग इसके लिए क्या है? आपके गुणात्मक पक्ष है, जबकि वस्तुनिष्ठ जो क्या होता है? आपके परिणात्मक पक्ष होता है। मूल्यांकन में निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो मूल्यांकन में आपके दोस्तों बच्चों की आयु से कोई मतलब नहीं होता है। बच्चों की आपकी उपलब्धि होनी चाहिए, अधिगम स्तर होना चाहिए और कक्षा में बच्चों की स्थिति होनी चाहिए। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो अच्छे मूल्यांकन आपका दीर्घकालिक नहीं होता है, जबकि लघुकालिक होता है। वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है आपके अच्छे मूल्यांकन में। विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। विज्ञान में आकलन में किसको बल देना चाहिए? प्रयोग करते हुए सभी परिणामों की प्राप्ति पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट आपके कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्य में से कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। तो निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना आपके क्या है? ये प्रकार का उद्देश्य नहीं है। बाकी आपके बच्चों को पढ़ने पर दबाव कम करना, विद्यार्थियों की अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना, ये सभी है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभेदीकारिता वह गुण है जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर क्या होता है? तो उसमें किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न देता है, जिसमें विद्यार्थियों का वर्गीकरण आसानी से होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हम 6 यूनिट या 6 आपके टॉपिक बोल सकते हैं, हम 6 टॉपिक निपटा चुके हैं या 6 टॉपिक हमने पूरी कर ली हैं। अब हम चलते हैं 7वें टॉपिक की तरफ और हमारे 7वें टॉपिक का नाम क्या है? हमारे 7वें टॉपिक का दोस्तों नाम है आपके क्या दे रखा है? 7वें टॉपिक का आपके नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? उपलब्धि परीक्षण व निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण दे रखा है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर टोटल हम वैसे भी अगर शिक्षण वीडियो की बात करें तो सब एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप इन्हें अच्छे से करते हैं तो और भी आपके जो सब्जेक्ट है उनमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो कौन सी व्यवस्था की जानी चाहिए? आपके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण होता है? तो दोस्तों उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो आपकी निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसका अंतिम चरण होता है। विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बालक है उसकी समस्या की पहचान किसके द्वारा की जाती है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा की जाती है। उसके बाद उसका निदान किस प्रकार किया जाता है? तो उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा ही क्या किया जाता है? उसका निदान किया जाता है। ओके, उपचारात्मक का कार्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। प्रत्येक पाठ किया उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, वह परीक्षण जिसमें किसी दोस्तों विशेष क्या दे रखा है आपके, इसमें दे रखा है आपके जिसमें किसी विशेष कार्य, ठीक है, जिसमें किसी विशेष इकाई या विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है वह क्या कहलाता है? वह आपके निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ओके, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है आपके जिसमें छात्रों की त्रुटियों का क्या हो, संशोधन है। ठीक है, शिक्षण ऐसा जिसमें छात्रों की त्रुटियों का क्या हो, मतलब आपके संशोधन हो, उसे क्या कहा जाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या होता है? तो आपके शिक्षण में भी होता है, परामर्श निर्देशन में भी होता है और आपके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी होता है। विद्यार्थियों में अध्ययन की खराब आदतों को हटाने के लिए विज्ञान शिक्षक को कौन सा शिक्षण अपनाना चाहिए? तो उसे दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण को अपनाना चाहिए। बालकों की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है? वो आपके दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? पहले बालक की पहचान की जाती है कि कौन से बालक समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों आपकी उपलब्धि परीक्षण जो होती है वो आपके मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं होती। ये किस प्रकार की तकनीक होती है? ये परिणात्मक तकनीक होती है। अब दोस्तों हमारी लास्ट यूनिट है उसका नाम है विविध। तो दो दो आपके विविध से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विविध से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको अब क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है? तो दोस्तों ये जो होती है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने का कार्य करना। ओके, तारा देवी रिपोर्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य निम्न से कौन सा नहीं रहा है? तो इसमें आपके प्राकृतिक घटनाओं के गुण दोष विवेचन की योग्यता विकसित करना इसका उद्देश्य नहीं रहा है। भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा गणित समिति द्वारा 1906 में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। उनमें से कौन सा उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया था? तो दोस्तों छात्रों को अपने परिवेश का परिचय प्रदान करना, इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं शामिल किया गया था। बाकी आपके छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, तार्किक रूप से सोचने के लिए उसकी क्षमता विकसित करना, प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल के योग्यता विकसित करना, ये इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अभिरुचि से संबंधित नहीं है वो आपको बतानी है? तो दोस्तों अंधविश्वास, आपके अंधविश्वास जो होते हैं उनमें विश्वास करना, ये आपके वैज्ञानिक प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में वायु के संघटक, वायु का दाब, वेग, वायु उत्सर्जी, श्वसन संस्थापक पाठ्यक्रम निर्माण के किस सिद्धांत को इंगित करते हैं? तो दोस्तों ये जो इंगित करते हैं ये आपके बोनस दिया गया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक से अधिक, क्योंकि समाकलन का सिद्धांत भी होता है, लचीलापन भी होता है और आपके उपयोगिता का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, संक्रामक रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियों से संबंधित विषय वस्तु को शामिल करना, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला तत्व का संकेतक कौन सा है? ये आपके दैनिक जीवन की आवश्यकता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ये जो हुई थी आपके लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी करिकुलम की उत्पत्ति। नेक्स्ट आपके दे रखा है, एनसीएफ 2005 में कितने राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्रों का गठन किया गया था? तो दोस्तों 21 आपके समूह के आधार पत्रों का गठन किया गया था। किस दस्तावेज में विद्यार्थी शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्र बनाने की अनुशंसा की गई थी? तो आपके जो एनसीएफ 2005 है इसी में ये आपकी की गई थी। राष्ट्रीय रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान की शिक्षा कौन सी होनी चाहिए?
ये जो होनी चाहिए आपकी कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपके बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 द्वारा संतुष्ट मतलब उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आपके सिद्धांत नहीं था? तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की तुलना करना ऐसा कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया था। एनसीएफ 2005 द्वारा संस्था किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे एनसीईआरटी की आप फुल फॉर्म जरूर बताना, मैं भी देखता हूँ कि आप कितना पढ़ रही हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। किस दस्तावेज में विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्र बनाने की अनुशंसा की गई थी? तो वही आपके किस में की गई थी? एनसीएफ 2005 में की गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपके क्या हो जाएगा? परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना इसमें। तो दोस्तों परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना किसी भी प्रकार का आपके किसी भी क्या चाहे कोई आयोग बना हो या चाहे कोई रिपोर्ट आई हो उसमें ऐसा किसी में भी ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। नॉर्मली आप भी इस बात को समझ सकते हैं। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? और ऐसा कहा था एनसीएफ 2005 ने कहा था। भारत में विज्ञान शिक्षण के इतिहास में पहली बार किसी आयोग ने विज्ञान को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य के रूप में बनाया गया था, किसने कहा था? दोस्तों ऐसा जो कहा था वो आपके किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों आपके मोदिलियार कमीशन के द्वारा कहा गया था। सबसे पहले किसने कहा था? मोदिलियार कमीशन 1953 के द्वारा कहा गया था। ओके, नेक्स्ट आपके ही कि टोली शिक्षण उपगम का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये हुआ था। समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास और अन्य विश्वासों को दूर करने का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा कहा गया था कि समाज में जो अंधविश्वास है उन्हें क्या करना, दूर करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हमने जितने भी टॉपिक्स थे, आपके जितने भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों मानिए मेरी बात, अगर आप अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे और अच्छे से इनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्लास हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी हो। हमारे इस वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जितना हो सके इसे शेयर करना, ताकि आपके साथी वगैरह जो भी इसकी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अगर साइंस की टीचिंग मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ कर जाना, रिविजन करके जाना। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिए या डाल दी जाएगी आज शाम तक, तो आप उन्हें अच्छे से देख लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में या अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।